Hey everybody, how are you all? My name is Surabhi Shrivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, ओडिशा की रहने वाली 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज कराई है। इसके पहले ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बार 6,76,803 वोट पाकर जीत दर्ज कराई है और वहीं पर यशवंत सिन्हा ने 3,80,177 वोट अर्जित किए हैं। आइए समझते हैं कि वोटों की संख्या कैसे गिनी जाती है। वैसे तो आप जानते होंगे कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं दे सकती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो भी एमएलए एमपीज होते हैं वो इस इलेक्शन में वोट करते हैं। इस इलेक्शन की खास बात ये होती है कि इसमें 1% 1 वोट का रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि हम लोग किसी इलेक्शन में वोट देते हैं जो कि सेंट्रल का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन होता है, तो हमारे हर पर्सन के वोट को एक ही गिना जाता है। पर इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एमएलए और एमपी वोट देते हैं, इनके वोट की कीमत अलग अलग होती है। तो आइए समझते हैं कि इन एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है। तो गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि एमपी और एमएलए की वोट की कीमत राज्य के हिसाब से कैसे निकालते हैं और कुछ बातें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्राइटेरिया आर्टिकल 58 में बताया गया है। आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो उन क्वालिफिकेशन को समझें तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा ये कि उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और तीसरी ये कि वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो। पर इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो खड़ा नहीं हो सकता है जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को गेन कर रहा हो। तो ये तो बात रही क्वालिफिकेशन की। अब अगला सवाल यह उठता है कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है। तो इन इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो वोट दे सकते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली की यूनियन टेरिटरी और पांडिचेरी की यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन यह वोट केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही दे सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं दे सकते हैं। से जो सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शन होते हैं जो हम लोगों के द्वारा चुना जाता है एमपी, एमएलए और प्राइम मिनिस्टर को, उसमें 1% 1 वोट का रूल लागू होता है। पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यह रूल लागू नहीं होता है कि जिन लोगों ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो चाहते थे कि इक्वल बैलेंस मेंटेन हो सके सारे स्टेट के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। तो इससे यह नहीं होगा कि जिस स्टेट में ज़्यादा एमपी या एमएलए हैं उसके पास ज़्यादा ताकत होगी और वह यह इलेक्शन जल्दी जीत जाएगा। तो इसलिए ये इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए यह रूल बनाया गया है कि हर एमपी और एमएलए की वोट की कुछ कीमत होती है, कुछ वैल्यू होती है। उस बेसिस पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वोट काउंट किए जाएंगे। तो किसी स्टेट के एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। तो देखते हैं कि जिस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है उस राज्य की जनगणना, जो भी उनकी पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे 1000 इनटू उस राज्य के जो विधायक हैं उनकी संख्या से। तो ये फार्मूला हो गया। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायकों की वोट की वैल्यू निकालनी है तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 8,38,49,905। तो ये उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे 1000 इनटू वहाँ पे जो टोटल विधायक है वो है 403। तो ये हम जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 83,824। तो ये उत्तर प्रदेश की जो टोटल एमएलए की वैल्यू है वो इतनी है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की कीमत निकालें तो उसके लिए जो उत्तर प्रदेश के टोटल एमएलए के वोट की कीमत आई है 83,824 को वहाँ के टोटल एमएलए मतलब 403 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 208। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो 208 होगी। तो ये तो उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू आ गई।
पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये है कि किसी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन जो हम देखेंगे वह उस पॉपुलेशन को 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का कंपोजिशन 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो पॉपुलेशन 1971 के हिसाब से ही होगा। तो ये तो बात हो गई कि किस हिसाब से पॉपुलेशन लेंगे, पर आपको पता होगा कि शायद उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, जो कि सबसे ज़्यादा वोट की वैल्यू मानी जाती है। और सबसे कम वोट की वैल्यू सिक्किम के विधायकों की मानी जाती है, जो कि 7 है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सभी स्टेट्स के एमएलए की जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 5,43,231। तो इस तरह हम सारे स्टेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा जाएगा क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश में आता है और इन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और ये प्रेसिडेंशियल रूल के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ के पॉलिटिशियंस वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो स्टेट गवर्नमेंट के एमएलएज के वोटिंग की बात तो हो गई, अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एमपी के वोट की वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले यह चाहते थे कि एमपी और एमएलए के वोट इक्वल रहें, तो इसलिए उनके वोटों को इक्वल काउंट किया जाता है। तो हमारे पास टोटल लोकसभा में 543 एमपीज़ हैं और राज्यसभा में 245 एमपीज़ हैं, जिनमें से 12 नॉमिनेटेड हैं, तो इन्हें 12 को काउंट नहीं करेंगे। तो अब बचे हुए राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वो हैं 233। तो अब टोटल एमपीज़ को निकालेंगे तो लोकसभा के 543 में जो एमपीज़ हैं उनको प्लस कर देंगे राज्यसभा के टोटल एमपीज़ से 233, तो आंसर आएगा 776। अब जो सारे एमएलए की टोटल वैल्यू आई थी वो आई थी 5,43,231। तो सारे एमपीज़ की टोटल वैल्यू भी यही नंबर होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ऐसा कहा था। लेकिन अगर एक एमपी के वोट की वैल्यू जाने तो जो ये टोटल वैल्यू आई है 5,43,231 को 776 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 700.0399। जब इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आएगा 700। तो मतलब एक एमपी की जो वोट की वैल्यू होगी वो 700 होगी। तो यहाँ पर अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके एमपी के वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी होंगे हर एमपी के वोट्स की वैल्यू मानी जाएगी 700। तो जो टोटल वैल्यू होगी सभी एमपी से सभी स्टेट्स के एमपीज़ के वो होगी 5,43,200 होगी। तो एमपीज़ और एमएलए की टोटल वैल्यू सिमिलर होगी। तो अब सारे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वोट की वैल्यू है और जो स्टेट गवर्नमेंट के वोट की वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जितने इलेक्शन में जो टोटल वोट पड़े हैं उसकी वैल्यू होगी 10,86,431। तो जिस भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतनी है उसे इन वोटों का 50% से अबव वोट लाने होंगे, वही इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतेगा। पर इन इलेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इस इलेक्शन में हर पार्टी का कैंडिडेट वोट डालता है और उसका वोट प्राइवेट होता है। मतलब यह कि ये वोट बैलेट पेपर के माध्यम से पड़ता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंडिडेट जिस पार्टी का है उसी पार्टी को ही उसे वोट देना है। कोई भी कैंडिडेट अपने मन मुताबिक वोट करने का अधिकार पाता है। उन्हें पार्टी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो उसके पार्टी के सदस्य को वोट दें। और इसी वोटिंग को हम क्रॉस वोटिंग भी कहते हैं। ऐसी ही क्रॉस वोटिंग इस बार भी देखने को मिलती है। तो जैसे इस बार उड़ीसा के एमएलए मोहम्मद मुकीम ने इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, बल्कि ये जो उड़ीसा के प्रेसिडेंट है ये कांग्रेस के नेता हैं, पर इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और इन्होंने कहा कि ये उड़ीसा से हैं और ये द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना चाहते हैं। सेम एज हरियाणा के एमएलए कुलदीप बिश्नोई जी जो कांग्रेस से हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया और ये वोटिंग ही क्रॉस वोटिंग कहलाती है। तो यही प्रोसेस था जिसमें द्रौपदी मुर्मू इस बार की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर 64% वोटों से जीत हासिल की है और अब वह बनी है इंडिया की नेक्स्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1997 में बीजेपी ज्वाइन करके की थी और इन्होंने 1997 में ही काउंसलर इलेक्शन भी लड़ा था और वो जीत भी गई थी। उसके बाद साल 2000 में वह एमएलए बनी और फिर 2004 में दोबारा एमएलए बनी। फिर इसी तरह साल 2007 में उन्हें अवार्ड भी दिया गया, नीलकंठ अवार्ड
उड़ीसा की बेस्ट एमएलए के लिए दिया गया था। फिर उन्होंने बाद में 2009 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो हार भी गईं। और उसके बाद 6 सालों में इनके ऊपर बहुत ही दुखद समय बीता। इनके साथ बहुत दुर्घटनाएं हुई जिसमें इन्होंने अपने 2 बच्चे और पति को खो दिया। फिर उसके कुछ समय बाद 2015 में इन्हें सीनियर बीजेपी नेता ने झारखंड का गवर्नर बनाया और यह गवर्नर बनने वाली पहली ट्राइबल वुमेन बन गई और इंडिया की भी यह पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। और साथ ही साथ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये इंडिपेंडेंस के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है। इनकी उम्र अभी 64 वर्ष है। इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति आए वो सब इंडिपेंडेंस के पहले पैदा हुए थे। और 25 जुलाई को इनके शपथ ग्रहण समारोह भी है जिसके बाद वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी ने अपना पद त्याग कर दिया है। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और सज्जनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सो गाइज, आपको एमपी और एमएलए की वोट की कीमत निकालनी आ गई होगी क्योंकि हर एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि हर एमपी और एमएलए की जो वोट की वैल्यू आती है टोटल वैल्यू दोनों की इक्वल होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है। सो गाइज, अगर ऐसे किसी भी टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।